तो आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स का न्यू चैप्टर और सबसे ट्विस्टिंग चैप्टर, सबसे कठिन चैप्टर बोल सकते हैं आप लोग, सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर क्लास 11th मैथ्स 12th मैथ्स मिला करके जेई मेंस जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए उतना नहीं, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ये जो चैप्टर अभी शुरू करेंगे दैट इज कंपैरेटिवली इजी चैप्टर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। यही आप लोग वेरिएशन देखेंगे 9th 10th में और 11th 12th में, यही वेरिएशन है। 9th 10th में तो चैप्टर टफ है सो टफ है, जो आसान है सो आसान है। 11th 12th में अलग बात है, जरूरी नहीं है कोई चैप्टर स्कूल लेवल के लिए आसान हो तो जेई के लिए टफ हो या फिर वाइस वर्सा। अभी जो चैप्टर अभी करेंगे वो स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है। मैक्सिमम 30 मिनट्स में तीनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। बट मेंस एडवांस एनडीए के लिए अभी वाला जो चैप्टर करने वाले हैं वो सबसे टफ चैप्टर कंसीडर किया जाता है 11th 12th मैथ्स का। चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इट्स अ वेरी ट्रिकी चैप्टर, वेरी टफ चैप्टर। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, टफ चैप्टर। बट पहले से ही टफ नहीं बोलूंगा, ऐसा और दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा आप लोग पहले कुछ आसान क्वेश्चन भी करके देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बैठेगा। इंटरेस्ट का बात होता है, इंटरेस्ट लगने लगेगा तो फिर हार्ड वाला को भी बनाओगे, और इंटरेस्ट जब होता ही नहीं तो आसान वाला भी टफ हो जाता है ना। इसको भी करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वो एक्चुअली में सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होगा, मतलब एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखेंगे। पहले एक्सरसाइज के में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट पहले एक्सरसाइज में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी लिखना मत, देख लेना। अब ये चैप्टर क्यों ट्रिकी है, टफ है, आप लोग में से जो लोग अच्छे बच्चे लोग ये समझ जाएंगे। एक्चुअली में दिस चैप्टर हैज वेरी लेस फॉर्मूला। इस चैप्टर में फॉर्मूला ना के बराबर है। इस चैप्टर में फॉर्मूलाज ना के बराबर है। इस चैप्टर में फॉर्मूलाज ना के बराबर है। फॉर्मूला होने पर क्या होता है, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, फॉर्मूला लगाते आगे पीछे करके आंसर आ जाता है। इस चैप्टर में सारी बातें कंसेप्चुअल है, फॉर्मूला ना के बराबर है, इस वजह से दिक्कत होगा इस चैप्टर में। वैसे स्टार्ट इस तरह से होगा, देखो हर किताब में ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल से अगर आप लोग समझ गए तो चैप्टर आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो चैप्टर में तकलीफ होगा सब, ठीक है। ये शायद मैं 9th 10th में भी बताया था। अभी तो हॉल वगैरह बंद है, 15 तारीख से खुल रहा है, लेकिन आप लोग हॉल वॉल जाते होंगे पहले। मान लो एक हॉल है, ठीक है, उस हॉल में एंट्री करने का 2 तरीका है, ठीक है। एक हॉल है, हॉल में एंट्री करने का कितना तरीका है, 2, और बाहर निकलने का मान लो 3 तरीका है। एक हॉल है, एंट्री करने का 2 तरीका है, कुछ नाम मान लेते हैं, एंट्री 1, एंट्री 2, और बाहर जाने का B1, B2, B3। ये एक हॉल है, एक हॉल है सिनेमा हॉल या जो भी तरह का हॉल। उसमें एंट्री करने का कितना तरीका है और बाहर निकलने का कितना। अब मेरा क्वेश्चन है, इस हॉल में एंट्री कर एग्जिट करने का कुल मिलाकर के कितना तरीका होगा, सोच करके बोलना। इतना जल्दी सोच करके बोलना वो गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सोचना है। एंट्री कर बाहर निकलने का तरीका चाहिए, तरीका। एंट्री करना है फिर बाहर निकलना है, कुल मिलाकर के कितना तरीका होगा वो बताना है। बताओ, सोचो, बोलो। एंट्री करके बाहर निकलना, तरीका बताना है। 6 6 6 6 6 5 8। अच्छा, तो कुछ लोग बोल रहे 6, कुछ लोग 5 भी पहले बोले थे, फिर कुछ लोग 8 बोल रहे हैं। तो कितना होगा, एंट्री भी करना है और एग्जिट भी करना है। जो लोग 6 बता रहे हैं, 6 का तरीका बताओ, उसमें गिन के कौन कौन सा तरीका। हाँ, E1 से एंट्री किए, B1 से निकल गए, ये एक तरीका हुआ। और बोलो, E1 B2 ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका। E2 B1 ये चौथा तरीका है,
E2 B2 ये पांचवा तरीका है, ये छठा तरीका, सातवां और आठवां किधर है? हाँ, एंट्री एग्जिट अलग अलग नहीं, एंट्री कर करके एग्जिट, बात को समझो। एंट्री कर करके एग्जिट करने का कुछ लोग 5 बोल रहे थे, 5 नहीं है, इसमें देयर आर 6 वेज। और ये जो हुआ इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बोलोगे मल्टीप्लाई कहां पर हुआ? तो अभी तुम ही लोग बता रहे थे एंट्री करने का कितना तरीका था, एग्जिट करने का कितना तरीका था, इंटर करके बाहर निकलने का कितना तरीका हुआ? 6। ये तो आसान चीज था, तुम गिन करके बताए। एंट्री करने का 17 तरीका होता, एग्जिट करने का 35 तरीका होता। तब ऐसे क्या गिन गिन के बता देते क्या कितना होता? क्या करके पता चल जाता? केवल दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चल जाता। जैसे इस केस में 2 × 3 6 हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है m × n। अगर एक इवेंट के होने का m तरीका है, दूसरे इवेंट का होने का m तरीका है, इवेंट के दोनों इवेंट के साथ में होने का ये भी होना चाहिए, एंड वो वाला भी होना चाहिए। एंट्री भी करना है एंड बाहर भी निकलना है, का कुल मिलाकर के m × n वेज होगा, m × n वेज। और यही हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर कट बात? कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपना कॉमन सेंस से बनाना है। ये चैप्टर टफ भी इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि हर चीज का फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। जैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है m × n, ये तो हम लोग सोच लिया अपने तरीके से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और इस पूरे चैप्टर में क्या क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, कितना आएगा ये मतलब है। इस क्वेश्चन का आंसर E1 B1 E1 B2 E1 B3 E2 B1 E2 B2 E2 B3 नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। हमें सिर्फ कितना आएगा से मतलब है, क्या आ रहा है वो तुम सोचते रहो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। इस पूरे चैप्टर को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या से नहीं, कितना से मतलब है। ये पहला मेथड है, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और डाउट इसमें किसको? लिखो। चलो इसी एग्जांपल को एक बार और बताओ। ये तो समझ गया, एक हॉल था, एंट्री करने का 2 तरीका, एग्जिट करने का 3 तरीका। एंट्री करके एंड एग्जिट करना था तो तुम लोग बता 6 तरीका होगा। अब यही क्वेश्चन चेंज, एक हॉल है, उसमें एंट्री करने का 2 तरीका है, एग्जिट करने का, बाहर निकलने का 3 तरीका। अब मेरा क्वेश्चन है, इस हॉल में एंट्री करने का या बाहर निकलने का कुल मिलाकर के कितना तरीका? पिछला था एंट्री भी करना है एंड एग्जिट करना है, एंट्री करना भी है, एग्जिट भी करना है। अब मैं पूछ रहा हूं बस एंट्री करने का या फिर एग्जिट करने का कुल मिलाकर के कितना रास्ता है, और यू कैन से कुल मिला के कितना दरवाजा है, ये क्वेश्चन है। अब सोच के बताओ। ठीक है, 5 बता रहे हो, है ना? कौन कौन सा इसमें है? एंट्री करने का तो सिर्फ E1 एक तरीका हो, एक E2, एक B1, एक B2, एक B3। अब कितना तरीका हो गया? अब ये 5 हो गया। M और N को इस केस में क्या कर दिए हो? जोड़े हो। ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, बट दिस इज आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन। तो कुछ लोग लेट आए, फिर भी मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में जैसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि लो ये फॉर्मूला है, इस केस में ये लगा लेना, इस केस में ये लगा, ये तुमको खुद से ही सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मैं तो चैप्टर पढ़ाया नहीं, अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ, बट हॉल वाले में तुम खुद बोले हो 6 होगा, इसमें खुद बोले हो 5, मैं नहीं बोला था, आंसर तो तुम दियो, मैं तो चैप्टर अभी शुरू किया, बट तुम बोले 5। एक में तुम प्लस किया, एक में तुम मल्टीप्लाई किया, खुद से किया, मैं नहीं बोला था करने। समझ में आ रहा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब है यही चीज, यही अप्रोच पूरे चैप्टर में भी लगेगा। जैसे इसमें कोई तरीका नहीं है कि लिखवा दिया जाए कि लो इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, लो इसमें प्लस कर लेना, है ना? मैं एज ए टीचर या फिर एज स्टूडेंट इतना बता सकता हूं कि जब एंड वाला बात हो, ये भी होना है एंड वो भी होना है, उस केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वाला बात हो या वाला बात हो तो उसमें प्लस कर सकते हैं। बट ऐसा तो 10th पे प्रोबेबिलिटी में भी बताया गया था, सेट्स में भी है, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड, है ना? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अपने से ही सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना है एडिशन। बट 2 तरीका है, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड एडिशन कहते हैं। पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी लेवल पर या आरएसआरटी केसीसी ना, मतलब सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट एक्सरसाइज में ना आपको परमुटेशन पढ़ना है ना कॉम्बिनेशन।
फर्स्ट एक्सरसाइज पूरे सिलेबस में ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन दूसरे एक्सरसाइज से शुरू होगा, ठीक है। तो अभी बात हो रहा था कि ये चैप्टर, तब से मैं बता रहा हूं, इट्स अ वेरी ट्रिकी चैप्टर, बट एनसीईआरटी लेवल पर ट्रिकी नहीं है। एनसीईआरटी लेवल पर इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जैसे अच्छा बच्चा लोग इसको बड़ा मजे से बनाता भी, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये कर दिए वो कर दिए, प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, वो सब करना नहीं, ठीक। क्वेश्चन देखो, मतलब बताओ कितने डिजिट का नंबर बनाना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का टोटल क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ क्या करें, कितने डिजिट का नंबर बनाना है और कौन कौन सा नंबर ऑप्शन में है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन है 3 डिजिट का नंबर बनाना है। चुनने के लिए तुम्हारे पास 5 नंबर 1 2 3 4 5, कितना 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नंबर लोगे उसको रिपीट भी कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बार जो नंबर ले लिए दूसरे में वो नंबर नहीं लेना है, तीसरे में वो नंबर नहीं लेना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं अगर, ठीक है। इसको बनाने का तरीका, कोई तरीका है नहीं, नो, वैसे हम लोग डब्बा बनाते हैं, बुक में ऐसे समझाया हुआ आपका। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये पहला डिजिट है, इसमें कौन कौन सा नंबर में से चुन सकते हो, हाँ पहले वाले में इसमें से कौन सा नंबर ले सकते हैं, कोई भी, मतलब कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ पे 5 तरीका चलेगा। दूसरे वाले में कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्यों बोल रहा है कि जो पहली बार लियो फिर से उसको ले सकते हो, फिर से 5। ये तरीका है, नंबर नहीं है। अभी मैं बताया था क्या से मतलब नहीं, कितना से मतलब है। ये मत समझना कि 5 पुट कर दिए, 5 मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई भी, इसमें भी 1 2 3 4 5 में से कोई भी, अरे समझ, और इसमें भी 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 5 नंबर नहीं है, 5 तरीका है, आ रहा है समझ में। अब आपको सोचना है कि ये तीनों नंबर साथ में है या अलग अलग बनाना है। साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या एडिशन करोगे, तो खुद से ही सोचना, दिस इज 5 इंटू 5 यहाँ पर 125 तरीके से 3 डिजिट का नंबर बन सकता है इन 5 डिजिट का चुनते हुए। अरे समझ में, कोई डाउट। अब दूसरा क्वेश्चन में अभी भी 3 डिजिट का नंबर है। अब पहले के लिए कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास, और दूसरे के लिए क्यों, बिल्कुल कोई एक नंबर लिए हो, 5 नहीं लिए हो, 5 में से कोई एक नंबर जो तुम लिए हो उससे मेरे को क्या, बट दूसरे वाले में वो नंबर नहीं ले सकते हो, तो 4 और इसमें 3। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 60 वेज, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 7.1 का, हाउ मेनी 3 डिजिट का, लेकिन कैसा नंबर सेट करना है, केवल इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लेना, क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन डिजिट्स जो है वो बोल रहा है कि रिपीट कर सकता है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है, ठीक है। 108 तो 3 डिजिट का नंबर है ये, देखो ऐसा, इसमें ऑप्शन प्लेस किया जाता है, नंबर नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग 100 प्लेस कहते हैं, टेंस प्लेस, ये 1 प्लेस। लेकिन बोला है कि नंबर इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर है तो लास्ट में कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, केवल 2 4 6। तो कितना ऑप्शन है, केवल सिर्फ 3 ऑप्शन है। अब बोला है नंबर्स कैन बी रिपीटेड, तो ये दूसरे में कौन कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं, 6 में से कोई भी पुट कर सकते हो, और इसमें क्या पुट कर सकते हो, इसमें भी 6 पुट कर, बोला है रिपीट करना कर लो, लेकिन लास्ट में इवन नंबर है तो लास्ट में तो 2 4 6 में से ही होगा। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन से दिस विल बी 108 वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी 4 लेटर का कोड बनाना है, 10 लेटर का कोड इस्तेमाल क्या करना है, पहला 10 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का, और बोल रहा है कि नंबर क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। बताओ कितना आ रहा है आंसर, बताओ। 5040 सही है, 4 ऐसे डब्बा बना लेंगे। पहले वाले के लिए कितना लेटर में से चुन सकते हैं, दूसरे में
9 में से लेंगे क्योंकि लिखा है रिपीट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जैसे मल्टीप्लाई 10 90 720 गुना 7 दिस इज 5040 बेस। NCERT exercise 7.1 question number 4 how many 5 digit telephone numbers 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर लिखना है कैन बी कंस्ट्रक्टेड बनाना है। कौन कौन सा डिजिट यूज करना है? सिर्फ 0 से 9। अब क्या कह रहा है जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है उसका पहला 2 नंबर फिक्स है क्या होगा 67 ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो डिजिट्स बचा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 5 लेटर का कोड बनाना है, बताओ कितना होगा? कितना? 336 सही है। 336 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे 5 डिजिट का कोड है, पहला दोनों नंबर क्या है तो ये 6 और 7 वेज नहीं ना हुआ, वेज तो एक ही है 6 ही रखना है, वेज तो एक ही है 7 ही रखना है। 6 और 7 को मल्टीप्लाई नहीं, नंबर नहीं, वेज तरीका तो एक ही हुआ ना। 6 फिक्स है 7 फिक्स है। अब तुम्हारे पास कितना नंबर और बाकी है 3 नंबर रिपीट नहीं कर सकते थे। यहां पर कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास? कुल मिला के कितना डिजिट था 0 से 9 में? 10 डिजिट था। इसमें से कौन कौन का इस्तेमाल कर चुके हो? 6 और 7 का इस्तेमाल कर चुके हो। अभी यूज करने के लिए कितना डिजिट बाकी है? 3 कोई बोल रहा है क्या बोल रहा है? 8 तरीका 10 डिजिट था, 6 और 7 को यूज कर चुके हैं। अब इसके लिए हमारे पास 8 अलग अलग तरीका है। अरे समझ में? अब लिखा हुआ रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इस वाले के लिए 7 कोई नंबर में से चुन सकते हो और इस वाले में कोई 6 में से चुन सकते हो। 1 1 6 into 7 मत कर देना। 6 7 तो नंबर है, वेज मल्टीप्लाई करना, वेज तो एक ही है ना 6 7 फिर 8 7 6 336 वेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 ये तो 10th क्लास 9th क्लास के प्रोबेबिलिटी में भी था। एक कॉइन है उसको 3 बार टॉस अप किए हैं और जो जो आउटकम है उसको नोट कर दिए हैं। कितना पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है ये तो 10th में भी पढ़े थे। बताओ कितना होगा? 8 होगा। कैसे? इसके लिए क्या क्या आ सकता है? हेड टेल। क्या से मतलब नहीं है, कितना आ सकता है। तो 2 फिर से हेड टेल आ सकता है, कॉइन है भाई अनबाइज्ड, फिर से 2 फिर से हेड टेल आ सकता है, फिर से 2 बेस चाहिए। दिस इज 8 बेस जो कि 8th में लिखे भी थे, 8th में बोला 10th क्लास में 8 तरीका हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया एनसीईआरटी लेवल पर। ये एक्सरसाइज खत्म। कुछ अभी से 10 मिनट पहले मैं ही बोला था कि काफी टफ चैप्टर है, बट आप देखें एनसीईआरटी लेवल पर एक एक्सरसाइज 5 मिनट में खत्म। ऐसा तो 9th 10th में भी नहीं होता था, है ना। तो एनसीईआरटी लेवल पर इट इज एन इजी चैप्टर। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग है अलग अलग कलर का। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। सिग्नल बनाना है, 5 फ्लैग है, फ्लैग से मतलब नहीं है, 5 अलग अलग कलर है, डिफरेंट सिग्नल बनाना है और 2 का इस्तेमाल करना है। कितने तरह से बन सकता है सिग्नल? बताओ कितना? 20। तो 2 नंबर 2 कलर को यूज करके सिग्नल बनाना है। पहले वाले के लिए कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास? 5। और फिर दूसरे वाले के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सिग्नल बोला था। एक बार जो कलर का इस्तेमाल कर चुके हो, ये फ्लैग 1 है, ये फ्लैग 2 है, या फिर कलर 1 कलर 2। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 20 अलग अलग सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो। एक्सरसाइज तो हो गया 7.1। अब ये एनसीईआरटी का एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी चीज इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट कोई क्यों पढ़ाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। अभी भी वही क्वेश्चन, शुरुआत से सेम क्वेश्चन लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग। यहीं पर हाँ, अब कम से कम 2 फ्लैग लेना है। पिछले वाले में बोला था 2 फ्लैग ही लेना है, इस बार बोल रहा है कम से कम 2 फ्लैग लेकर के सिग्नल बनाना है, वो भी डिफरेंट सिग्नल्स अभी भी लिखा हुआ है। बाकी वही क्वेश्चन है, सिर्फ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। पिछले वाले में सिर्फ 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना था, इस बार कम से कम 2 फ्लैग का डिफरेंट सिग्नल्स बनाना है, ठीक है। तो कुछ लोग बनाना शुरू भी कर दिए। कैसे होगा? 2 वाला तो बनाए थे थोड़ी देर पहले, 5 था 4 था, इसका कितना बेज आ रहा था? 20 डिफरेंट बेज आ रहा था, बट ये सिर्फ 2 फ्लैग का था। 320 बता रहे हैं आंसर। देखते हैं अब कम से कम 2 फ्लैग का क्या मतलब होता है?
3 वाला भी बना सकते हैं। और डिफरेंट सिग्नल बोला है तो पहले वाले के लिए 5 कलर, दूसरे में 4, 3। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन से अब 60 तरीका। 4 वाला भी हो सकता है, एटलीस्ट 2 फ्लैग बोला है, 4 फ्लैग भी ले सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब 105 का 5 भी ले सकते हैं, कम से कम 2 फ्लैग लेने के लिए बोला है, कितने का भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट बोला है इसीलिए अलग अलग करना पड़ रहा है। 6 कैसे 5 ही फ्लैग है, कुछ भी। अब लगेगा, यहां पर तो तुम इंडिविजुअली लगा चुके हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो लगा चुके हो। अब लगेगा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन, क्योंकि या तो ये केस है 2 फ्लैग वाला, या 3 वाला भी ले सकते थे, या 4 वाला भी ले सकते थे, या 5 वाला भी ले सकते थे। अभी बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जोड़ रहे हो, या वाले केस में क्या होगा, सारा का सारा केसेस क्या हो जाएगा, या वाले केस में यहां तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर ही चुके हो, अब या वाले केस में सारा केस ऐड हो जाएगा। 20 80 200, दिस कम्स आउट टू बी 320 बेस, तुम लोग से 100 कम, तुम लोग को 420, आंसर आ रहा 320। तो अभी तक कितना पढ़े हो उससे रिलेटेड जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन बना के देखो, इसी जब तुमको पता चलेगा कि जो स्कूल के एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे हो और जेईई मेंस का क्वेश्चन में अंतर है। अगर ये भी बना सकते हो एक बार में तो आसान है, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000, 6000 से बड़ा नंबर चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटिशन। 6000 से बड़ा नंबर चाहिए, 3 5 6 7 8 का इस्तेमाल करना है और नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। सोचो अब 72, चलो बच्चे लोग 72 बोल रहे हैं, देखते हैं। 6000 से बड़ा चाहिए ना, और नंबर कौन कौन सा ऑप्शन में, 3 5 6 7 8, 6000 से बड़ा नंबर चाहिए। तो पहले वाले में कौन कौन सा हो सकता है, 6 7 या 8, 6 7 8 में से कोई एक, कितना तरीका हो गया 3। अब कुल मिला के कितना नंबर था 5 में से कोई एक नंबर इसमें प्लेस कर दिए हो और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब कितना तरीका बचा इसमें, फिर कितना तरीका बचा, फिर कितना तरीका बचा 11 समझ में, जैसे 3 4 12, 3 36 और 2 72 वेज। आ गया क्या सबका, आंसर जो है वो गलत है, 72 इज रॉन्ग, ठीक है। जबकि आ रहा है बहुत लोगों का 72, बट ये आंसर गलत है, इस आंसर इज रॉन्ग। 72 वैसे बहुत लोगों का आया है क्लास में, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है अब ये बता दो, क्यों गलत है वो बता दो। 72 तो बहुत लोग लाए, हाँ ये नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो तुम नंबर बना रहे हो वो 4 ही डिजिट का होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो 5 डिजिट का नंबर भी हो सकता था। ये तो तुम 4 डिजिट का तुमसे पूछता कि 4 डिजिट का नंबर बताओ जो 6000 से बड़ा होगा, जो 3 5 6 7 8 से बनेगा, तब ये आंसर 72 हो जाता। अरे समझ में, बट ऐसा कहाँ लिखा हुआ कि 4 ही डिजिट का होना चाहिए, 5 6 का तो हो ही नहीं सकता, 5 ही डिजिट है मैक्सिमम, फिर ये 4 डिजिट में ये हो जाता। बट क्वेश्चन में कहा लिखा हुआ कि 4 ही डिजिट का होगा, ये 5 डिजिट का भी हो सकता है। अरे समझ में, अब 5 डिजिट का होगा तो क्या होगा, अब बताओ पहला नंबर कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, क्योंकि 5 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो वो हमेशा 6000 से बड़ा ही होगा। इसमें थोड़ी 6 7 8, इसमें तुम कोई भी नंबर ले लो। अरे सबको समझ में, मान लो 2 ही से शुरू हो रहा है तो भी 5 डिजिट का नंबर है, 22000 25000, 6000 से तो बड़ा ही होगा ना। अरे समझ, कोई भी नंबर ले लो, 5 में से कोई भी नंबर ले लो, 5 डिजिट का है तो वो 6000 से तो बड़ा ही होगा। फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 5 डिजिट का ऐसा कितना नंबर हो रहा है 120, और 4 डिजिट का कितना नंबर हो रहा है 72। या वाला बात है, या तो वो 4 डिजिट का होगा या तो 5 डिजिट का, और या में होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन तो कर ही चुके हो, अब एडिशन, दिस इज 192, दिस इज जेईई मेंस 2015। ये हो गया पहला एक्सरसाइज खत्म। दूसरा एक्सरसाइज में मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।